आपको सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, वन का टेबल। ज़रा इसको पढ़ें साथ साथ। वन वन ज़ार, वन टू ज़ार, वन थ्री ज़ार, वन फोर ज़ार, वन फाइव ज़ार, वन सिक्स ज़ार, वन सेवन ज़ार, वन एट ज़ार, वन नाइन ज़ार एंड वन टेन ज़ार टेन। बेसिकली दिस इज मल्टीप्लायर, वन का टेबल। वन का टेबल इज मल्टीप्लायर। अगर मेरे हाथ में एक बॉल हो, प्लास्टिक का बॉल हो या रबड़ का बॉल हो, उसको मैं फेंकूं, एक दफ़ा उस पर फोर्स लगाऊं, तो वो मल्टीपल ठप्पे खा के ज़मीन पे गिरेगा। ऐसे ही? या एक ही दफ़ा ज़मीन पे जाकर चिपक जाएगा? नहीं, इट विल बाउंस एंड देन इट विल स्टिक टू द ग्राउंड। बेसिकली मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर है कि आपकी लगाई हुई एक इनपुट से जो आउटपुट निकलता है वो उतना नहीं होता जितनी आपकी इनपुट थी, उससे डबल ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, अप टू इन्फिनिटी इट कैन बी मल्टीप्लाइड। आपकी लगाई हुई इनपुट जब आउटपुट में कन्वर्ट होती है तो उसका मल्टीपल आपको मिलता है। न्यूटन फोर्स F इज इक्वल टू, ये क्या था? नहीं, F इज इक्वल टू एम में F, M और A क्या है? फोर्स, मास एंड ये जो एक्सेलरेशन है, इंक्रीज इन योर फोर्स, जिसने उस मास को हिलने पे मजबूर किया, वो एक्सेलरेशन किस बेसिस पे आई है? उस लगी हुई फोर्स की बेस पे आई है। तो अगर उतनी ही फोर्स हो तब वो शायद प्रोडक्ट हिले ना, वो मास मूव ना हो, बट यू हैव टू इंक्रीज इट, जिससे वो चीज़ हिट होके आगे की तरफ आप उसको धकेल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट वन है, जब मेरा मल्टीप्लायर भी वन होगा तो मेरी आउटपुट भी वन होगी। वही इनपुट लगाई मगर उससे रिजल्ट टू आया। क्यों? क्योंकि मेरी इनपुट 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, जिससे मेरा आउटपुट 2। वही लगाई हुई इनपुट 3 गुना हुई तो मेरा आउटपुट 3 टाइम्स। लगाई हुई इनपुट 5 गुना हो गई, आउटपुट इज 5 टाइम्स। लगाई हुई इनपुट 8 गुना हो गई, आउटपुट इज, एक काम करें, इन सब को ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हुए 10 तक जाके सबको ऐड करके 55 आना चाहिए आंसर। 55 आता, 55 आता। और लेफ्ट साइड कितने नंबर 1 है? 10। तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 5.5, 5.5। अगर मुझे 10 की इनपुट लगानी है और मुझे 55 का आउटपुट चाहिए, तो मेरी इनपुट को एक्सेलरेट होना पड़ेगा, मेरी इनपुट को बढ़ना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा विद 5.5। ये 5.5 इज माय मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये 5.5 क्या है? मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर को नॉर्मली हम लोग K से डिनोट करते हैं। किससे? K से। तो अगर ये मेरा K है तो फॉर्मूला यही बना था, 55/10। फॉर्मूला यही था, 55/10। तो K इज इक्वल टू, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है Y/I। Y इज माई टोटल आउटपुट, Y इज माई एंड I इज माई इन्वेस्टमेंट। मैं कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं जो कि मेरा आउटपुट बढ़ा दे, नॉट इक्वल टू माई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बट उसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल। यानी कि अगर आई मेरा 4 रुपए से बढ़े, अगर आई मेरा 4 रुपए से बढ़े, चले 40 रुपए से बढ़ता है, तो चेंज इन आउटपुट शुड बी लेट्स से 120। तो मेरा मल्टीप्लायर कितना आया? 3।
कि मैंने 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उस 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट में इतनी बरकत आ गई कि उससे कितना आउटपुट मैं निकाल पाया, 120। इन 7 डेज की क्रैश कोर्सेज से जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी पुरानी नॉलेज के साथ, जो थोड़ी बहुत अगर बच गई है डेप्रिशिएट होते होते। तो अल्टीमेटली जो आप एग्जाम में प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी योर टोटल आउटपुट, जो कि आप वहाँ पे जाके एमसीक्यू सॉल्व करके अपना पेपर कर रहे होंगे। तो मल्टीप्लायर का ऑर्डर बेसिकली क्या है? मल्टीप्लायर का ऑर्डर ये कहता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वक्त के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, और ग्रो करने के लिए आपको उसके अंदर एक इंजाइम डालना पड़ेगा। इंजाइम क्या होता था? किसी चीज़ को बढ़ा देता था, रिएक्शन तेज कर देता था। तो 40 रुपए की लगाई हुई इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने की आउटपुट दे रही है? 120 रुपए की। दिस इज मल्टीप्लायर। एक छोटी सी मिसाल करते हैं, एग्जाम्पल रीड करें जरा, थोड़ी सी लंबी है। क्या कह रहा है? यस, कह रहा है सपोज गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज 100 बिलियन फॉर एक्सपेंशन ऑफ, गवर्नमेंट ने 100 रुपया खर्चना है मोटरवे के ऊपर। फॉर द पर्पज द अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस टू द लेबरर एंगेज्ड। अब मोटरवे के ऊपर काम करना है तो लेबर लेके आनी पड़ेगी, उस लेबर को आप क्या देंगे? वेजेस। हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लेना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा, खर्चा उस पर भी होगा। जो प्लांट एंड मशीनरी लेकर आएंगे जिसके ऊपर काम होगा उसका क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। और इसके अलावा भी मिससेलेनियस खर्चे होंगे। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो 100 रुपया लगाया है इससे लेबरों को वेजेस मिल रही हैं, इससे प्लांट एंड मशीनरी वालों को रेंट मिल रहा है, और इससे परचेज वालों को भी पैसा जा रहा है, उनकी आइटम्स बिक रही हैं, उनकी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है। तो गवर्नमेंट का 100 रुपया सबको इनकम प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट ने जो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, उस 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 3 घर चल पड़े। लेबर कैटेगरी चल पड़ी, प्लांट एंड मशीनरी बेचने वालों का काम शुरू हो गया, और रॉ मटेरियल वालों का भी काम शुरू हो गया। तो वो एक 100 रुपया जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है वो इनकम बन रहा है 3 लोगों की, लेबर की और कैपिटल गुड्स जो कि आप प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रहे हैं, और रॉ मटेरियल की। और ये स्पेंडिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही। तो इनकम बढ़ी कि कम हुई है? इनकम बेसिकली उनके पास आई है। पहले वो कुछ नहीं थे कर रहे, वो लेबर पहले जीरो पे खड़े हुए थे, कोई काम नहीं था। अचानक से गवर्नमेंट कहती है कि मुझे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब उसने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, जब उसने पैसा खर्चा, तो 3 घर चलना शुरू हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हो गई। अब केन्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो ये कहता है कि हाउस होल्ड उस पैसे के साथ क्या करेंगे, वो कुछ पैसा खर्चेंगे और कुछ पैसे को सेव कर लेंगे। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। कुछ इनकम, कुछ पार्ट ऑफ इनकम खर्ची जाएगी और कुछ पार्ट ऑफ इनकम, अगर ये मुझे सही से लिखने दे आज, सी प्लस एस, कुछ खर्चेंगे कुछ नहीं। लेट्स सपोज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन्होंने लिया हुआ 0.5।
तो अगर 1000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया और लेट्स से हम कहते हैं कि 1000 रुपया एक बंदे की ही जेब में गया, सारा का सारा 1000 रुपया लेबर को दे दिया गवर्नमेंट ने, तो लेबर के पास 1000 रुपया आ गया। लेबर उस 1000 रुपये से 50% खर्चेगी और 50% सेव करेगी। तो लेबर ने 1000 रुपया पूरा नहीं खर्चना, उसमें से कितने पैसे खर्चने हैं? 500। आगे जब ये 500 ट्रैवल करेगा तो उस बंदे ने भी 500 में से 50% खर्चना और 50% सेव करना है। तो आगे कितना जाएगा? 250। 250 से आगे 125, 125 से आगे 62.5। करते 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 you will reach to your destination, that is 2000, that is 2000। अब ये 2000 कैसे आया? दिस इज योर मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको रादर के हम सारा टेबल क्रिएट करें, हमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो आंसर यही आता। एक दफा ट्राई कर लें आप लोग भी। वो तो आप MCQs के लिए कर सकते हैं। बेसिकली वो तो वही था, 50% बचा रहे हैं, 50% लगा रहे हैं, मगर फॉर्मूला जो असल फॉर्मूला वो यही है, 2000। अब देखें, ये 1000 रुपया जो इनिशियली गवर्नमेंट ने दिया था किस में कन्वर्ट हुआ? 2000 में। उसमें बरकत आ गई है, अच्छी हुकूमत होगी। तो मेरा मल्टीप्लायर क्या आया फिर? 2। मेरा मल्टीप्लायर क्या आया? 2। जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 1000 रुपये की, वो ट्वाइस होके कितनी आउटपुट दे रही है? 2000 की। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की थी वो 2 टाइम्स ऑफ 1000 होके मुझे कितना आउटपुट दे रही है? 2000 का। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। सिंपल है। अच्छा जी, फिर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव मल्टीप्लायर। पॉजिटिव मल्टीप्लायर वो जो कि आपकी आउटपुट को बढ़ा देता है, मगर नेगेटिव भी होता है कि आपकी आउटपुट को कम कर दे। डबल शाह का नाम सुना? किसी ने कभी सुना हो? डबल शाह उस पर तो है। अब उस तरह की मशीन में आज बन नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, मगर डबल शाह है या नहीं है? डबल शाह एक कैरेक्टर हुआ करता था। डबल शाह का कॉन्सेप्ट ये था कि तुम मुझे आज पैसे दो, मैं तुम्हें डबल करके दूंगा। तुम मुझे आज 1000 रुपया दो, मैं तुम्हें 2000 रुपये निकाल के दूंगा। ये डबल शाह था। तो बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करता था, उसको आगे इन्वेस्ट करता था और इन्वेस्टेड प्रॉफिट अपने पा सकता था और उस बंदे के पैसे डबल करके उसको वापस कर देता था। मगर ये वंस इन अ लाइफ टाइम हुआ। उसने 2-4 दफ़ा किया, जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ पैसे लेके भाग गया, कहानी खत्म। नेगेटिव मल्टीप्लायर कि पहले 1000 से 2000 बना के दे रहा था, अब 1000 से कुछ भी वापस नहीं आ रहा, मल्टीप्लायर मेरा 0 पे चला गया। तो पैसे बढ़ भी सकते हैं और पैसे कम भी हो सकते हैं, आउटपुट बढ़ भी सकती है और आउटपुट कम भी हो सकती है। ये मल्टीप्लायर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। फिर इसकी कुछ अजम्पशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की। हम कहते हैं कि MPC और MPS कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा। जिस तरह हमने 0.5 लिया था तो वो थ्रू आउट द टेबल 0.5 ही होगा, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। प्राइस लेवल में चेंज नहीं आ रहा, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। फिर ये रुक नहीं रहा, कॉन्टिन्यूस है। जैसे वो 1 का टेबल देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चला आ रहा था, ये रुका नहीं है। क्योंकि जहाँ पे रुका वहाँ पे मल्टीप्लायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर इकोनॉमी को वो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। ना गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, ना गवर्नमेंट ने कोई आपको सब्सिडी दी। इन अदर वर्ड्स वो जो CIGX-M है ना, हम कह रहे हैं कि वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है और X-M भी कांस्टेंट है।
प्राइस लेवल भी सेम है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगी हम काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम अपनी इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएंगे। तो मल्टीप्लायर उसी वक्त काम करता है कि आप अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं हैं, आप इक्विलिब्रियम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एग्रीगेट डिमांड रिसेशन से सफ़र तय करता था इक्विलिब्रियम तक का, एक तो तरीका ये कि हम उसको एक एक करके लेकर आए, एक तरीका ये को धक्का लगा के मल्टीप्लाई करते हुए ले आए, तो दैट इज मल्टीप्लायर। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो जो हमने अभी अजम्पशंस रखी हैं वही क्या है इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि वो अगर हिल गई तो आपका मल्टीप्लायर काम करना बंद कर देगा। फिर टाइम लैग होता है इसमें, इट टेक्स टाइम। वो कहते हैं ना हथेली पे सरसों नहीं जमती, तो टाइम लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मल्टीप्लायर उसी वक्त अच्छा काम करेगा जब कंज्यूमर गुड्स मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। अगर गुड्स ही नहीं है और प्राइस लेवल बढ़ता चला जा रहा है, शॉर्टेज हुई हुई है, तो मल्टीप्लायर काम करना बंद कर देगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे ही आ गई, कहानी खत्म। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने जा रहे हैं, और जैसे ही आ जाती है तो मेरा मल्टीप्लायर विल बिकम इनइफेक्टिव। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक टैक्स मल्टीप्लायर भी होता है। कौन सा? टैक्स मल्टीप्लायर। इसमें आपने ये करना है कि जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है वो क्या थी? C+I+G, जी। तो जब गवर्नमेंट आती है तो वो आपसे टैक्स लेगी। टैक्स इंजेक्शन है कि लीकेज है? लीकेज है। लीकेज है ना, पैसा जाता है। कंजम्पशन और सेविंग में से लीकेज कौन सी है? लीकेज, सेविंग लीकेज है। तो दोनों को जमा करके 1 से डिवाइड कर दो, 2 सेक्टर में अगर आप खड़े हुए हैं। और अगर यही 3 सेक्टर में हो तो नीचे कौन सा आ जाएगा? इंपोर्ट। तो बेसिकली आपने 1 को डिवाइड करना है लीकेजेस के साथ। आपने 1 को डिवाइड करना है किसके साथ? लीकेजेस के साथ। अगर इंपोर्ट भी आ जाती है, अगर मैं 4 सेक्टर की बात करूं तो MPS, MPT और MP, ये सारी लीकेजेस हैं, ये इंजेक्शंस नहीं है। तो अगर MPS, चले मैं आपको एक सवाल देता हूं। MPC है 0.7, सब्सिडी है 0.4। बताओ के क्या होगा इन 3 सेक्टर इकोनॉमी? निकालो तो। फॉर्मूला क्या था? हम अगर खड़े हैं 3 सेक्टर में तो 1/MPS और MPT। तो अगर ये 0.7 है तो MPS कितना होगा और ये कितना होगा? 0.6। 1 डिवाइडेड बाय 0.9, क्या आंसर आया? 1.1। और अगर बीच में साथ इंपोर्ट भी आ जाए तो ये करने जरा सवाल, ये वाला नजर आ रहा है? मैं बोल देता हूँ, सेविंग्स 30% है, 20% का टैक्स है और 10% इंपोर्ट्स है। आपने 4 सेक्टर में मल्टीप्लायर निकालना। 30% सेविंग्स है, 20% टैक्स है और 10% इंपोर्ट है। 1 पॉइंट देख लेते हैं, 3, 2, 1, 1.67।
तो बेसिकली मल्टीप्लायर इज़ द फोर्स जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देती है ताकि आप अपना आउटपुट एज अर्ली एज पॉसिबल एसएप अचीव कर लें विद एन इंक्रीज्ड रेट, विद एन इंक्रीज्ड रेट। क्लियर है? फिर इसका एक भाई है, भाई का नाम क्या है? भाई कहता है कि जो तुमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकाला है ना, बड़ा अच्छा है, और जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और आउटपुट बढ़ गई, मगर आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट वापस भी एक्सेलरेट होगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, आउटपुट बढ़ गई, तो जब आउटपुट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी वापस बढ़ेगी। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। इसका फॉर्मूला रिवर्स है, वो था y ओवर आई, ये है i ओवर y। वो k से डिनोट कर दिया था और इसको b से या बीटा से डिनोट करते हैं। पढ़ लेते हैं। जे.एन. क्लार्क भाई जो हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। लेटर इट बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल टूल टू मेक वेरियस इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके पीछे मेन आइडिया ये था कि जब आप मल्टीप्लायर को यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज अ डिराइव डिमांड। किससे डिराइव होगी? कैपिटल गुड्स को हम कब डिमांड करेंगे ज़्यादा? जब इन्वेस्टमेंट, जब कंज्यूमर गुड्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। जब मुझे कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा चाहिए, उससे कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा चाहिए तो बेकरी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने के लिए ज़्यादा मशीनरी बाय करेगी। तो जैसे ही मैंने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में इंक्रीज़ किया, उन्होंने ज़्यादा मशीनरियाँ बाय करना शुरू कर दी। तो कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स बढ़ा, फिर कैपिटल गुड्स से फिर से कंज्यूमर गुड्स बढ़ जाएगा। तो ये इसी तरीके से साइकिल चलती जाती है। Accelerator principle draws a link between change in pattern consumption and capital investment. The principle explains the impact of change in demand for consumer durables and investment in capital. ये सारी बातें कागजी हैं, इसको छोड़ दें। सीधी सी बात ये है, बस लिख लें, मैं आपको इसका शॉर्ट लिखवा देता हूँ कि अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लिख लें, इफ द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्रीजेस, if the demand of consumer goods increases, there will be increase in demand for capital goods. There will be increase in demand of capital good. और जिस रेशो से ये बढ़ेगी, that is called accelerator principle। ये मैग्नीफाई कर देगा, ये क्या कर देगा? मैग्नीफाई कर देगा। ये उसको मैग्नीफाई कर देगा। जैसे वहां पे मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ पे उसको मैग्नीफाई कर देगा। उसको मैग्नीफाई कर देगा। डन यहां तक? अच्छा जी, अब एक एग्जांपल को देखते हैं। एक फर्नीचर इंडस्ट्री है। सपोज कि वो प्रोड्यूस करना चाहती है डाइनिंग सेट ऑफ वर्थ ₹1 लाख, और उसके लिए उसको चाहिए 5 प्लांट्स, 5 मशीनरियाँ चाहिए, जो कितने की आएंगी? 3 लाख रुपए की। तो लाखों रुपए का सेट बनाने के लिए 3 लाख की क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो रेशो क्या निकलेगी? कंज्यूमर और कैपिटल की रेशो क्या है? 1:3। यानी कि एक कंज्यूमर गुड बनाने के लिए मुझे 3 गुना खर्चा करना पड़ेगा ऑन कैपिटल गुड।
विच शोज कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर है वो क्या है 3। इफ डिमांड्स फॉर फर्नीचर रिमेन्स द सेम, अगर डिमांड फॉर फर्नीचर सेम है यानी कि वो लाख ही है, देन मुझे इन्वेस्टमेंट कितने की करनी पड़ेगी 3 लाख की। रेशो क्या थी 1:3। तो अगर लाख रुपए का मुझे सेट बनाना है, टेबल बनाना है, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स पे ₹3 लाख। इफ नेक्स्ट ईयर देर इज नो चेंज इन डिमांड for the dining set means no need to add new stock of capital of existing capacities enough to produce the, क्योंकि देखें ना ईयर 1 में आपको एक ऑर्डर आया, आपने ईयर 1 में खर्चा कर दिया, आप एक दफ़ा मशीनरियाँ ले आए और उसको बना दिया। ईयर 2 में जब दोबारा से ऑर्डर आएगा तो क्या दोबारा से मशीनरियाँ लेकर आओगे? नहीं, एक दफ़ा आ गई है, अब आपको दोबारा से वो 3 लाख का खर्चा करने की ज़रूरत, क्योंकि जो आपका कैपिटल गुड्स का खर्चा होता है ये 1 टाइम होता है। एक दफ़ा वो मशीनरी आ गई, बार बार आप उसको लेके, हाँ उसके ऊपर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है। हाँ, अब अगर ये मशीनरी सिर्फ एक ही सेट बना सकती है पूरे साल में और मुझे 3 गुना ऑर्डर आ जाएगा, मेरी डिमांड बढ़ जाए, तो फिर मुझे मज़ीद उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट वन प्लांट बिकम्स यूजलेस एवरी ईयर as a result of depreciation. Therefore, at the end of every year, replacement investment of rupees 5 plants worth rupees 3 लाख, तो कितने की कॉस्ट होगी? 5% होगा बेसिकली, ये 5% होना चाहिए। 5 plants of worth rupees 3 lakh. Then the cost of each plant will be 60,000, यानी कि 60,000 से फर्ज करें अगर ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अब मुझे इस 60,000 की डेप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरी कैपेसिटी को बना सकती है या नहीं। लेट्स नाउ सपोज दैट द डिमांड फॉर डाइनिंग सेट इंक्रीज टू 120, तो अब मुझे 3 गुना खर्चा करना पड़ेगा कितने का? 3,60,000 रुपये का। तो न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर रुपीज़ 60,000 विल टेक, क्योंकि 3 लाख का सामान तो पड़ा हुआ था, मैं मजीद कितने की लेकर आऊँगा? 60,000 रुपये की। तो नेट मुझे एक्स्ट्रा क्या खर्चना पड़ेगा? 60,000, और मुझे जो रिप्लेसमेंट खर्चा चाहिए वो कितना था जो डेप्रिशिएट होके आ रहा था? 60, तो ऐड करें कितना हो गया? 120। We can see that a 20% increase in the demand for consumer goods led to a change in gross investment by 100%. वो 100 से एक 20 हो गया, कितने परसेंट चेंज आया? 20% चेंज आया। 100 से एक 20, चेंज कितना है? 20। और वहाँ पे 60 का डेप्रिसिएशन और 60 का मजीद, जो 120 से मुझे 360 बनाना है, और पहले मेरे पास कितने का पड़ा हुआ था माल? 3 लाख का। मुझे मजीद कितना बाय करना पड़ेगा? और इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है? 60। तो मुझे मजीद एक 20 लेके आना पड़ेगा इस एक 20 को काउंटर करने के लिए। उसी का उन्होंने नीचे टेबल दिया होगा कि जो सीओ आ रहा है दैट इज 3:1, और हमने भी ये रखी थी एवरी ईयर 1 प्लांट हैज टू बी रिप्लेस्ड, और ये 3 गुना हो रहा है फ्रॉम द आउटपुट साइड। देख लेते हैं। ईयर 0 में 100 की डिमांड थी, तो 300 का कैपिटल स्टॉक मुझे लेकर आना पड़ा। पहले साल 100 की डिमांड थी, 300 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, उस पे 60 की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन। फिर 130 का 3 गुना 390, ये 90 इंक्रीज हुआ, ये यहाँ पे आ गया। ये 60 जो क्या होगा था डेप्रिशिएट, इसको ऐड करें 150। फिर 150 की डिमांड आई, तो 150 का 3 गुना कितना हो गया? ये 440। मेरे पास कितना पड़ा हुआ था? मेरे पास कितना अब पड़ा हुआ था? 390। फर्क कितने का था? 60 का। और पीछे से जो अलग से ये वाली चार्ज होके आई है, यहाँ पे आ जाएगी, इट बिकम्स 120। तो ये टेबल ऐसे मूव करता रहेगा एंड तक।
तो बेसिकली अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि एक्सीलेटर है क्या और उसका फॉर्मूला क्या है, कहानी यहीं बैंड हो जाती है, इतनी गहराई में हम नहीं जाते। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जस्ट लाइक मल्टीप्लायर। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुई, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, टाइम लैग इसमें भी होता है, कैपिटल आउटपुट रेशो हमें मजबूरन इसकी सेम रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें एक दफ़ा रीड की जा सकती हैं, इसमें कोई हाँ वो भी सेम रहती है, हमें उसको सेम रखना पड़ता है, अजम्पशन लेनी पड़ती है, मगर वो चेंज हो सकती है। फिर इन दोनों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरेक्शन और नेशनल इनकम की फ्लक्चुएशंस। चलिए इसको मैं इसके साथ जोड़ता हूँ ज़रा बिजनेस साइकिल के साथ। मुझे बताइए, क्या बच्चा पैदा होते साथ ही बड़ा होता है? नहीं, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। पहले वो होता है बेचारा चुन्ना काका सा, बोल भी नहीं पाता, हिल भी नहीं पाता, मतलब हिल पाता है मगर किसी के सहारे पे, हाँ रो भी सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है, फिर वो आप जैसा मैच्योर होता है, फिर वो सीएम में आता है और मर जाता है। बीच वाली शादी का फैक्टर मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह कंपनियां भी जब बनती हैं तो वो एक पौधे की बीज की तरह होती हैं, सीड। आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा ग्रो होता है और वो प्लांट बनता है। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता, यानी कि कंपनियां अपना पीक अचीव कर लेती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें क्या आता है? डाउनफॉल आता है, रिसेशन आती है, डिप्रेशन आती है, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। और एक टाइम आता है कि या तो वो गिरते गिरते शटडाउन फेज में चली जाएंगी, या वो अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगी और फिर से रिकवर करना शुरू हो जाएंगी। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं, ज़रा करें रीड। इजी, मुश्किल बात तो नहीं है ना? अच्छा जी। अब इसमें जो पीक है, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड। दैट इज कॉल्ड, ये वो पीरियड है जहां पे इकोनॉमी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, उसके लिए सब कुछ बेनिफिशियल हो रहा होता है, सब टारगेट्स उसके अचीव हो रहे होते हैं, आउटपुट ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इकोनॉमी को सर्व कर रही होती है, इकोनॉमी भी एक्सपैंड कर रही होती है। तो इस स्टेज के ऊपर बैंक्स इन पे भरोसा करके इनको ज़्यादा मनी सप्लाई देते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि मुझे पैसा वापस मिल जाना। ग्रोइंग इकोनॉमी में सारे अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट डालना पसंद करते हैं क्योंकि रिस्क का लेवल कम है। बट यही कंपनी जिस टाइम पे बन रही थी उस टाइम पे किसी ने इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे रिस्क का एलिमेंट सबसे ज़्यादा था। देन द फीचर ऑफ रिसेशन, डाउनफॉल। ये वो टाइम है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे होते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देखा था कि टोटल आउटपुट तो बढ़ रही थी मगर मार्जिनली वो कम हो रही थी, ये वो वाला फेज है। ड्यूरिंग डाउन टर्न और रिसेशन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम उस तरह की कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अब डूबने के का चांस ज़्यादा है। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहती है या वो मज़ीद डिप्रेशन में जाना चाहती है। अगर निकलेगी तो इट मीन्स कि कंपनी ने क्या कर दिया, अपने आप को रिवाइव किया है, रिकवर किया है। ये रिकवरी कैसे की जा सकती है? प्रोडक्ट्स को चेंज करके, अपनी सर्विसेज को चेंज करके, कॉस्ट को मज़ीद कट करके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके, वक्त की डिमांड के साथ अपने आप को चेंज करके, कुछ नए स्किल्स सीख के। तो ये उसका कौन सा फेज़ है? रिवाइवल फेज़। क्योंकि डिप्रेशन कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। मैं अगर आप ही की मिसाल लूँ, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप लोग पीआरसी में आए, आप लोग के स्टेज पे खड़े हुए थे,
वक्त के साथ आप लोग क्लासें ले रहे हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे आप कहते हैं कि जनाब अब तो बस हमने मॉक में पास कर लिया, पेपर पास हो जाएगा। पेपर देने जाते हैं, पेपर फेल हो जाता है। आप आ गए हैं कहाँ पे? डिप्रेशन में, ट्रफ, सबसे एंड, तय में गिर गए, डिप्रेशन में आ गए हैं। अब यहाँ से दो ऑप्शन हैं, या तो सीए छोड़ के निकल दें, या देखें कि आपने क्या गलती की है और अपने आप को क्या करें, रिकवर करें या अपने आप को रिवाइव करें। दैट इज योर रिकवरी या रिवाइवल स्टेज। रिकवरी और रिवाइवल स्टेज। यहाँ तक ओके? ठीक है। आप लोग सारे किसी ना किसी ग्रुप में ऐड हैं? कोई एक ग्रुप हो जिसमें सारे बच्चे मौजूद हो? नहीं, जो बाहर के हैं। एग्जाम फोकस में है, 3 या 5 में है ना? ठीक है, क्योंकि ना ये जो सैम्युअल्सन है ना, इसको मैं आपको अलग से इसकी एक सेपरेट वीडियो फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा, मैं आप कुछ आपको लेक्चर्स भेजूंगा, जरा लिख लें कौन कौन से होंगे। एक सैम्युअल्सन टैक्सेशन, सैम्युअल्सन टैक्सेशन और चैप्टर 13। सैम्युअल्सन टैक्सेशन और चैप्टर 13। 1 भी, क्योंकि 1 हमारा इतना पूरा नहीं हुआ था। 1 सैम्युअल्सन और चैप्टर नंबर 13, ये मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा ताकि हमारा ये जो 100% कंप्लीशन वाला एक ठप्पा है वो लग जाए। है, ये मैं भेज दूंगा, ये वाली भी भेज दूंगा। इसके अलावा भी सुन लें, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टाइम पे कुछ चाहिए हो, आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हो मगर आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ग्रुप में बता दीजिएगा या इंडिविजुअल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जब आपको जैसी भी चाहिए होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। सैम्युअल्सन है ना ये, यही वाला ना, सैम्युअल्सन यही है, इसी की बात कर रहे हो ना, इसी की बात कर रहे हो ना, यही भेजता हूँ ना। तो मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं और हम होपफुली कल I2B के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों ने एग्ज़ाम्स के लिए भी जाना, तो उसके लिए भी आपको मार्जिन देना है मुझे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो हम जुम्मे तक ख़त्म कर देंगे, ताकि अगर आपका पेपर मंडे को भी है किसी का मंडे को, हाँ, तो फिर उनको भी टाइम चाहिए, कम से कम 2 दिन तो उनके पास भी हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।